सो जेआरबी पीपीबी से रिलेटेड मॉड्यूल बी के हमने 3 चैप्टर स्टार्ट किए थे एंड उसका पहला वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम पहले भी 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन ये सेकंड पार्ट है फॉर द 3 चैप्टर्स। दैट्स टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अगर आप डेली बेसिस पर इन वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना जेआरबी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है हमारा उसे जरूर डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे इन सभी वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स इन वीडियोस के, जिसके थ्रू डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एक और मेजर पैक अपडेट अवेलेबल है जो नाम यहां पर दिया गया है जेआईबी अर्ली बर्ड पैक। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जाना है iibf.info/app के ऊपर एंड वहां जाकर के आपको लॉगिन करना है एंड आपको एक्सेस मिल जाएगा इन सभी वीडियोस का। तो वेट किस चीज की कर रहे हो, अभी के अभी साइन अप कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। चलो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट और ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज अ बैंक इज सैंक्शनिंग अ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। तो एक बैंक जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन को कर रहे हैं सैंक्शन। द वैल्यूएशन नीड्स टू बी डन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस। द borrower's jewelry is of 20 carat purity. Which of the following method represents the correct procedure for the bank to value the collateral for determining the loan amount? अब लोन अमाउंट को आपने डिटरमिन करना है तो कैलकुलेशन किस तरह से करोगे उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। सो उसके बारे में हमने आंसर बताना है। ऑप्शन है वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट 75% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 20 कैरेट गोल्ड, या फिर फर्स्ट ट्रांसलेट द कोलेटरल इनटू इट्स इक्विवेलेंट वे इन 22 कैरेट गोल्ड, देन वे बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड फॉर द प्रीसीडिंग 30 डेज, वैल्यू दैट ज्वेलरी बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, या फिर टेक द टोटल वे of the 20 carat jewelry and value it at the closing price of 22 carat on the day of the loan sanction। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो, सबसे पहली चीज होती है बेंचमार्क रेट के बारे में। तो बैंक जो होते हैं वो 30 दिन का एवरेज लेते हैं 22 कैरेट गोल्ड का, जो पब्लिश किया जाता है बाय द इब्जा। इब्जा है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो आईबीजीए जो है वो आपको रेट बताता है 22 कैरेट गोल्ड का 30 दिनों के हिसाब से। उस रेट को आपने कंसीडर करना होता है। अब क्योंकि बोरोर के ज्वेलरी की प्योरिटी 20 कैरेट की है तो उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा सो एज टू मैच टू 22 कैरेट। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग 20 डिवाइडेड बाय 22 एंड उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे एंड फर्दर जो बेंचमार्क रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी इट। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22 कैरेट का जो प्राइस है, लेट्स से 22 कैरेट का प्राइस जो है पर 10 ग्राम्स लेट से वो 92,000 का है, तो आप 92,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे एंड उसको आप पूरे वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड अब आरबीआई जो है वो अलाउ करता है कि एलटीवी जो हो सकता है इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वो 75% का हो सकता है। तो 75% के हिसाब से जो अमाउंट है मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, कि पहले आप ट्रांसलेट करोगे इस कोलेट्रल को इक्विवेलेंट वेट में 22 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंग एंड फिर जो वैल्यू है वो इब्जा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे एंड वो वैल्यू दी जाती है 22 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंग। और एलटीवी कितना अवेलेबल रहता है, एलटीवी इज अवेलेबल, लोन टू वैल्यू रेशियो 75% रहती है अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के साथ रिलेटेड हो तो। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ स्टूडेंट हैज टेकन अ एजुकेशन लोन। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने एक एजुकेशनल लोन लिया है फॉर अ 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स। द लोन टर्म्स
provide for a moratorium period defined as a course period plus 1 year or 6 months after the getting the job, whichever is earlier. The student does not pay any interest during the 4 year course. At the end of the moratorium period, how is the EMI for repayment calculated? तो EMI जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी उसके बारे में हमने बताना है. So see, if we talk about the moratorium period वो होता है जिसके दौरान आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है. If the student wants to, तो स्टूडेंट अपना बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो सर्व कर सकता है, ईएमआई भी पे कर सकता है, लेकिन कोई बंदिश नहीं होती है. तो मोरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ एजुकेशन लोन वो रहता है, आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है, कोर्स प्लस 1 year रहता है या फिर कोर्स प्लस 6 months रहता है आफ्टर गेटिंग द जॉब विच एवर इज अर्लियर, ये रहता है. अब मॉरिटोरियम के दौरान जो प्रिंसिपल की रिपेमेंट होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, एंड जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है. ठीक है. अब अगर स्टूडेंट नहीं भी सर्व करता तो भी कोई इश्यू नहीं है. तो अगर आपने इंटरेस्ट को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है. कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि लेट से 5 साल के टाइम पीरियड के दौरान 20 लाख के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ गया वो लेट से 5 लाख का इंटरेस्ट पड़ गया, तो टोटल अब लोन अमाउंट 25 लाख का कंसीडर किया जाएगा. यानी कि 5 लाख जो इंटरेस्ट था उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा. सो इंटरेस्ट जो अक्रूड होगा मोरिटोरियम के दौरान उसे प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा, एंड जैसे ही मोरिटोरियम एंड होगा तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, एंड नया प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसे रीपे करना होगा एंड ईएमआई को उसी अकॉर्डिंग बनाया जाएगा. राइट. सो अभी देखते हैं ऑप्शंस. The EMI is calculated based on the original principal amount disbursed and the interest accrued during the moratorium is to be paid as lump sum before the EMI begins. No. Option B, the interest accrued during the moratorium period is waived if student belongs to a needy family. Not the case. Option C, the interest that has accrued during the entire repayment holiday, that is moratorium period, is added to the principal amount and the EMI is fixed on this new higher principal. Absolutely correct. So option C is the correct answer here. Now, let's move toward the question number 15th. A bank provides a working capital loan. तो एक बैंक है जो कि वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं टू अ कंपनी अगेंस्ट द इंटायर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. बैंक प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल लोन एक कंपनी को स्टॉक के अगेंस्ट जिसमें रॉ मटेरियल भी है फिनिश गुड्स भी है, विच आर सॉर्टेड एट द कंपनीज फैक्ट्री. द कंपनी रिटेन्स द पोजेशन ऑफ द स्टॉक टू यूज इन इट्स डेली ऑपरेशंस. सेपरेटली द कंपनी हैज आल्सो टेकन अ लोन अगेंस्ट इट्स ऑफिस बिल्डिंग where the interest in the property is transferred to the bank as security. हाउ आर दीज टू चार्जेस करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड. ये दो चार्जेस किस तरह से डिस्टिंग्विश होंगे उनके बारे में वी नीड टू आंसर. अबाउट दैट वी नीड टू आंसर. तो सिनेरियो सिंपल सा है. एक तरफ आपके पास है जो लोन दिया गया है अगेंस्ट द फिनिश गुड्स एंड द स्टॉक, राइट, एंड ऑन द सेकंड हैंड एक लोन है आपके पास अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफिस. ठीक है. जो तो आपके पास अगेंस्ट द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स है वहां पर सिक्योरिटी जो रहेगी दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो इसके केस में जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली एक हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि पोजेशन जो है वो भी बोरोर के पास है तो हाइपोथिकेशन का चार्ज है. सो इन हाइपोथिकेशन जो बोरोर है वो रिटेन करते हैं पोजेशन को, ऑनरशिप को, लेकिन एक चार्ज बैंक की फेवर में क्रिएट कर दिया जाता है. एंड वहीं दूसरी तरफ इफ वी लुक एट लोन अगेंस्ट जो ऑफिस बिल्डिंग है वहां पर सिक्योरिटी जो है दैट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो यहां पर सिक्योरिटी रहेगी इमूवेबल प्रॉपर्टी और इस केस में जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया गया होगा. ठीक है. तो बेसिकली ये चीज है यहां पर. तो ऑप्शंस को देखते हैं. द चार्ज ऑन द स्टॉक इज प्लेज. प्लेज के केस में तो पोजेशन बैंक के पास रहता है तो ये गलत हो गया, गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया. द चार्ज ऑन द स्टॉक इज हाइपोथिकेशन ट्रू है. इट इज अ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोर while the charge on the building is mortgage. Absolutely true. बिल्कुल सही है. So option B is the correct answer है. ठीक है जी. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 16th. It says a bank is considering financing a contractor against the supply bills raised on the PSU. तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके ऊपर बिल रेज किए हुए हैं एक कॉन्ट्रैक्टर ने, एंड उनके अगेंस्ट उसको लोन दिया गया है. द बैंक इज अवेयर दैट दीज डिपार्टमेंट्स कैन टेक लॉन्ग टाइम टू क्लियर द पेमेंट्स. टू सिक्योर इट्स पोजीशन इफेक्टिवली, which of the following is the most crucial document the bank should obtain, right, from the कॉन्ट्रैक्टर इन एडिशन टू द बिल्स देमसेल्व्स. तो कौन सी चीज और ऑब्टेन करनी चाहिए बैंक के द्वारा, ठीक है. इसके अलावा देखो, जब एक बैंक फाइनेंस करता है कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट यानी कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट जो कि रेज किए गए हैं एक पीएसयू के ऊपर, जो की रिस्क है वो होता है डिलेड पेमेंट का, ठीक है. एंड अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बैंक को बिल्स के अलावा भी कुछ चाहिए. तो बैंक जो है वो एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलओयू जिसे हम कहते हैं, या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो कहते हैं, उसे ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, राइट. एंड फर्दर एक अधिकार जो है वो ले लेंगे कि वो बिल प्रोसीड्स को डायरेक्टली बैंक में लेकर के आएंगे, रेदर देन कि वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा. और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा कि पीएसयू जो है वो पे कर देगी कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली एंड बैंक को बाईपास कर देगी. अब जब लेटर ऑफ डिस्क्लेमर है या असाइनमेंट है, तो पीएसयू एक्नॉलेज करेगी कि पेमेंट जो है वो बैंक को की जाएंगी, एक बेसिकली लोन अकाउंट को सीधा क्रेडिट किया जाएगा, जिससे आपको इस चीज की सिक्योरिटी होगी कि रीपेमेंट तो आएगी ही आएगी. एंड इसके साथ एक चार्ज क्रिएट हो जाता है रिसीवेबल के ऊपर, असाइनमेंट का चार्ज, ठीक है. सो दैट वुड बी द केस. ऑप्शन देखते हैं. अ नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फॉर द गुड्स सप्लाइड टू द पीएसयू. देखो, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रिलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो यहां पर सप्लाई बिल से रिलेटेड वो इररेलेवेंट हो गया. ऑप्शन बी, एन इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द सप्लायर इन फेवर ऑफ द बैंक टू रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पीएसयू. तो ये प्रोसेस जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बैंक जो है, बैंकर जो है, उसे एक लेटर लेनी चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेनी चाहिए, जिससे साथ जो पैसा होगा डायरेक्टली वो बैंक के पास आएगा, नॉट विद द सप्लायर, सप्लायर के पास नहीं जाएगा, ठीक है. तो इररिवोकेबल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है सप्लायर की तरफ से फेवरिंग द बैंकर सो एज टू रिसीव द मनी, वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोसीड्स होंगी वो सीधा बैंक के पास आएंगी. Now, let's move toward the question number 1 again, and it's going to be start with the batch 2. ठीक है, तो टोटल 3 बैचेस हैं एंड विल बी कवरिंग द मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. तो टोटल 3 बैचेस में से बाकी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. सो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. अ बोरोर क्रिएट्स अ मॉर्टगेज वेयर ही एब्सोल्युटली ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. तो बोरोर जो है वो एक मॉर्टगेज को क्रिएट करते हैं जहां पर वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देते हैं ओनरशिप प्रॉपर्टी की बैंक को, एंड खुद को बाइंड कर लेते हैं कि वो डेप्ट को पे करेंगे एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, इस कंडीशन के साथ कि बैंक रीट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी को अगर सक्सेसफुल रीपेमेंट हो जाती है तो. यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है बैंक के नाम में, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अपने आप को बाइंड भी कर लिया है, पर्सनली लायबल भी बना लिया है, और एक कंडीशन डाल दी है कि अगर पेमेंट हो गई, रीपेमेंट हो गई, तो रीट्रांसफर कर देगा बैंक उस प्रॉपर्टी को बोरोअर के नाम में. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अनदर बोरोअर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ हिज फार्म टू अ बैंक, authorizing the bank to receive the income from the produce until the loan is satisfied. These two transactions represents which type of mortgages respectively. तो कौन सी mortgages हैं? देखो, कंडीशंस को समझने की कोशिश करो. सबसे पहली चीज है कि बोरोर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप को, प्रॉपर्टी को बैंक के नाम में. अब रीपेमेंट के ऊपर जो बैंक है वो रिकन्वे कर देगा प्रॉपर्टी को. दिस इज द केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल. ये सेक्शन 58C में डिफाइंड है, एंड दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल. एक सेल की तरह दिखती है, लेकिन एक्चुअल में एक ऑस्टेंसिबल सेल है जहां पर प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रखा गया है, क्योंकि ट्रांसफर होगी इस कंडीशन के ऊपर कि अगर डेप्ट रीपे कर दिया तो रीट्रांसफर कर दी जाएगी. तो पहली ट्रांजैक्शन जो है दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल. अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है आंसर, दैट इज द ऑप्शन डी, राइट.
दैट इज ऑप्शन डी। या फिर हमारे पास केस बनता है रिलेटेड टू द इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, तो कौन सा केस बनेगा यहाँ पर? इंग्लिश मॉर्गेज हो सकता है क्या ये? इफ वी लुक एट द केस, तो फर्स्ट केस जो है क्या वो इंग्लिश मॉर्गेज से रिलेटेड हो सकता है कि रीट्रांसफर कर देंगे? नो, दैट्स नॉट द केस। तो पहला सिनेरियो तो हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का ही है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी में सेकंड केस अभी मैच नहीं किया हम। ठीक है, तो वी कैन नॉट से कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द अदर थिंग्स। फिर सेकंड केस को देखो कि यहां पर पोजेशन दे दिया गया, और पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की मॉर्गेज में दिया जाता है, दैट इज अ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। इस तरह की मॉर्गेज में जो पोजेशन होता है वो मॉर्गेजी को दे दिया रहता है। नहीं तो मॉर्गेज के केस में जो पोजेशन है वो बोरर के पास रहता है, लेकिन यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जो पोजेशन है वो दे दिया जाता है लेंडर को। या फिर अगर पोजेशन नहीं भी दिया गया तो जो इनकम हो रही है, लेट्स से जो बेसिकली टेनेंसी की इनकम होती है, किराएदार की इनकम है, वो इनकम का हक दे दिया जाता है लेंडर को। ठीक है, तो वो यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज है। सो वो इंग्लिश मॉर्गेज नहीं है। सो आंसर यहां पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सो वी विल बी सेइंग नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लेकिन एक चीज हमें क्लियर हो गई है कि जो पहला केस था, जो केस वन था, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू mortgage by conditional sale, mortgage by conditional sale। and if we talk about the case 2, तो वो बन जाएगा केस हमारे पास यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज का। राइट, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a bank's credit audit department is reviewing a high value loan account। तो बैंक का जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है वो हाई वैल्यू लोन अकाउंट को कर रहा है ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रेडिट ऑडिट टीम ड्यूरिंग दिस रिव्यू एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रोल्स ऑफ द क्रेडिट अप्रेजल और मॉनिटरिंग टीम्स। तो क्या चीज अलग रहेगी? देखो, क्रेडिट ऑडिट जो होती है वो रिव्यू करती है, फोकस जो रहता है वो डिफरेंट होता है क्रेडिट अप्रेजल से, क्रेडिट मॉनिटरिंग से। क्रेडिट अप्रेजल होता है लोन सैंक्शन से पहले, क्रेडिट मॉनिटरिंग होती है डिसबर्समेंट के बाद। क्रेडिट ऑडिट का फोकस अलग रहता है। ठीक है, की डिस्टिंक्शन क्या है? जो क्रेडिट अप्रेजल टीम होती है वो वायबिलिटी को चेक करती है। ठीक है, जो क्रेडिट अप्रेजल टीम है वो वायबिलिटी को चेक करती है प्रपोजल को सैंक्शन करने से पहले। बिजनेस मॉडल देखेगी, प्रोजेक्शंस देखेगी, रीपेमेंट कैपेसिटी देखेगी कि क्या हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी है भी थी या नहीं थी, उस चीज को देखेगी। ये क्रेडिट अप्रेजल टीम की बात है। दूसरी तरफ क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम है जो ऑनगोइंग परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, यानी कि जब लोन डिसबर्स हो गया उसके बाद ये स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, कॉवेनेंट थी, उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल तो नहीं है, उस चीज को देखेंगे। और क्रेडिट ऑडिट टीम जो है वो एक पोस्ट सैंक्शन को परफॉर्म करती है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करती है कि इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए कि जो क्रेडिट डिसीजन है क्या वो साउंड था, कंप्लाइंट था, एंड क्या वो पॉलिसी के हिसाब से मैनेज किया भी जा रहा था। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन जो क्रेडिट ऑडिट टीम का होता है वो देखना होता है कंप्लायंस को, कि क्या जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं, रेगुलेटरी क्रेडिट पॉलिसीज हैं या इंटरनल रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं, क्या उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, सैंक्शन टर्म्स को फॉलो कर रहे हो। और साथ के साथ क्रेडिट अप्रेजल में, क्रेडिट मॉनिटरिंग में कोई वीकनेस तो नहीं थी, उनको आइडेंटिफाई करना होता, उनको पॉइंट आउट करना होता अगर कोई लैप्सेस है तो। एंड लोन एसेट की क्वालिटी को असेस करना होता है, प्रोविजनिंग देखनी होती है, रिस्क ग्रेडिंग सही हुई है क्या, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, चार्ज क्रिएशन प्रॉपर हो गया है, एंड ड्यूज को वेरीफाई करते हैं। ये सब चीजें चीजें कौन देखेगा? ये देखते हैं क्रेडिट ऑडिट टीम देखती है। सो ऑप्शन 8 सेज नेगोशिएटिंग अ रिवाइज रीपेमेंट स्केड्यूल। देखो, नेगोशिएशन का जो फंक्शन होता है वो लाइन फंक्शनरीज का होता है, वो क्रेडिट मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो सकता है, रिकवरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बट नॉट रिलेटेड टू क्रेडिट ऑडिट टीम। सैंक्शनिंग एंड एडहॉक लिमिट टू हेल्प द बोरोअर। देखो, अगर आप एडहॉक लिमिट सैंक्शन करना चाहते हो तो कोर क्रेडिट फंक्शन है, वो ऑडिट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी,
conducting an independent review of the original credit risk assessment and verifying compliance with the bank sanction policies. Absolutely correct. यही चीज को करने के लिए तो क्रेडिट ऑडिट टीम होती है. So option C is absolutely correct answer. Now, after that, it's the types of collaterals related question है. Let's have a look at this particular question. So, question it says a borrower offers a life insurance policy as collateral security for a business loan. The policy is a children deferred policy where the life assured is a borrower's minor child, and the policy has a nomination made under section 6 of the Married Women's Property Act. Why would a bank typically refuse to accept this पॉलिसी एज सिक्योरिटी? बैंक किस पॉलिसी को सिक्योरिटी के रूप में क्यों नहीं मानेगा? देखो, बोरोर जो है वो चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी को ऑफर कर रहा है जहां पर लाइफ एश्योर की गई है एक माइनर चाइल्ड की, बोरोर की नहीं है. बोरोर सिर्फ और सिर्फ प्रपोजर है या फिर कह लो कि प्रीमियम पे कर रहा है. इसका मतलब है कि बोरोर की खुद की लाइफ इंश्योर्ड नहीं है. सो जो डेथ बेनिफिट होगा वो बेसिकली बोरोर के रिस्क की तरफ से अगर होता है तो उसको कवर नहीं करेगा. सो बैंक के पॉइंट से देखें तो सिक्योरिटी काफी वीक है और वो बोरोर की रीपेमेंट एबिलिटी के साथ हम लिंक कर ही नहीं सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि जो नॉमिनेशन की गई है वो की गई सेक्शन 6 ऑफ द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, एमडब्ल्यूपी के अंदर की गई है वो. ठीक है, तो वो एक स्टेचुटरी ट्रस्ट क्रिएट कर देता है इन फेवर ऑफ द वाइफ या फिर चिल्ड्रन की फेवर में. एंड एक बार अगर पॉलिसी एंडोर्स कर दी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर तो बेनिफिट जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली होते हैं वाइफ के लिए या चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, तो कोई भी चीज इसमें से इंश्योर नहीं करती क्रेडिटर को. ठीक है, बैंक को भी इंश्योर नहीं करती है. सो डेफिनेटली बैंक जो है इस तरह की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉन असाइनेबल टू द बैंक. बिकॉज प्रोसीड जो है वो बोरर के एस्टेट को कंप्लीटली बाईपास कर देंगे. सो दिस शुड नॉट बी डन. अब बैंक क्यों रिफ्यूज कर रहा है? बैंक बेसिकली एनफोर्स ही नहीं कर सकता चार्ज को अगर बोरोर डिफॉल्ट कर देगा. मैच्योरिटी के ऊपर या क्लेम के ऊपर जो प्रोसीड्स है लीगली किसको बिलोंग करेंगे? बेनिफिशियरी को बिलोंग करेंगे क्योंकि वो एमडब्ल्यूपी एक्ट ट्रस्ट के ऊपर है, बैंक के ऊपर नहीं है. सो पॉलिसी जो है वो बैंक के लिए सिक्योरिटी के रूप में इन एलिजिबल है बिकॉज द पॉलिसी हैज अ नॉमिनेशन. ऐसा नहीं है कि पॉलिसी की नॉमिनेशन, रेगुलर नॉमिनेशन जो है वो चेंज की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिक आपकी नॉमिनेशन है. सो दिस कैन नॉट बी डन, राइट? एंड बिकॉज बैंक्स ओनली लेंड अगेंस्ट द सरेंडर वैल्यू एंड दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिसीज हैव नो सरेंडर वैल्यू अंटिल द मेच्योरिटी. देखो, बैंक जो है वो सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लेंड करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रीजन रहेगा रिजेक्शन का वो लीगल नेचर ऑफ द पॉलिसी है, जस्ट वैल्यू नहीं है. ऑप्शन सी सेज that the because of the policy is on the life of a minor, definitely वो statutory and has a statutory trust created in favor of the wife and children, तो वो unacceptable security है. Absolutely correct. This is the major reason. ये सबसे बड़ा लीगल रीजन है कि पॉलिसी को रिजेक्ट किया जा रहा है. ठीक है जी. नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 it says A company has availed a working capital facility. तो एक कंपनी है जिन्होंने एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेल करी है बैंक से अंडर अ हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट where the charge is on the stock of the goods located in its warehouse. The company's financial condition deteriorates and it defaults on the loan, right? तो कंपनी ने अवेल किया वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को बैंक से हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट के अंदर, जहां पर चार्ज जो है वो गुड्स के ऊपर क्रिएट किया गया जो उसके वेयर हाउस में है. कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है और वो लोन में डिफॉल्ट कर देती है. द हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट इंक्लूड्स अ कॉवेनेंट अलाउइंग द बैंक टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स अपॉन डिफॉल्ट. तो उसमें एक कंडीशन है, कॉवेनेंट है कि भाई अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी तो बैंक जो है पोजेशन ले लेगा. एंड व्हाट हैपेंस टू द नेचर ऑफ द बैंक्स चार्ज once it exercises its right and takes actual possession of the goods. तो उसका क्या रोल रहेगा? देखो, हाइपोथिकेशन जो है वो कवर किया गया अंडर द सरफेसी एक्ट एंड इसको इम्प्लाइड प्लेज भी कहा जाता है. इम्प्लाइड प्लेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हाइपोथिकेशन किया जाता है तो पोजेशन जो होता है वो होता है बोरोर के पास, राइट? तो एक फ्लोटिंग चार्ज बैंक क्रिएट करता है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये चीज अलाउ होती है कि बैंक जो है पोजेशन ले सकता है गुड्स का. अब लीगल इफेक्ट ये होगा कि जब बैंक ने एक बार पोजेशन ले लिया है हाइपोथिकेशन का तो वो चार्ज चेंज हो जाएगा, यानी कि हाइपोथिकेशन का चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा प्लेज में, राइट? बिकॉज प्लेज के केस में पोजेशन जो होता है वो लेंडर के पास होता है, प्लेजी के पास होता है, बैंक के पास होता है. तो हाइपोथिकेशन का चार्ज
बेसिकली हाइपोथिकेशन तब है जब जो चार्ज है वो विदाउट पोजेशन है, एंड जब पोजेशन आ गया तो वो प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ सीन, राइट. ऑप्शन देखते हैं. द चार्ज मीन्स एज हाइपोथिकेशन, नॉट द केस. द चार्ज इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लीगल मॉर्टगेज, नॉट द केस. द चार्ज बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लेज एज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ प्लेज इज नाउ फुलफिल्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. तो यहां पर जो ऑप्शन सी है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ आफ्टर दैट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. It says a bank is assessing its exposure to a large corporate group. एक बैंक जो assess कर रहा है अपना exposure एक large corporate group को. The group consists of a parent company and several subsidiaries. The bank has also significant credit line to a NBFC that is not part of corporate group. What are the separate exposure limits that the bank must adhere to for the group of connected enterprises, counterparties, and the single NBFC respectively as a percentage of its available एलिजिबल कैपिटल बेस? तो कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है, क्या एक्सपोजर लिमिट रहती है, उसके बारे में हमने बताना है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो दो चीजें यहाँ पर. एक तो कॉर्पोरेट ग्रुप है जहां पर कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैं, और एक सिंगल एनबीएफसी है जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है. सो इफ वी टॉक अबाउट द लिमिट्स टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, तो आरबीआई का एलईएफ है. क्या है आरबीआई का? लेट मी राइट ओवर हियर. इट इज आरबीआई RBI's लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क, राइट. सो एक बैंक का एग्रीगेट एक्सपोजर होता है सभी एंटिटीज के ऊपर विद इन अ कनेक्टेड ग्रुप, ठीक है, जो कि 25% से ज्यादा नहीं चाहिए. यानी कि बैंक की जितनी भी एलिजिबल कैपिटल है उससे 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर द एलईएफ. दिस इज द रूल, ठीक है. मैक्सिमम 25% ऑफ द एलिजिबल कैपिटल, जो टीयर 1 कैपिटल हम गो थ्रू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है ये, राइट. 25% का मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड अगर हम सिंगल एनबीएफसी के ऊपर एक्सपोजर की बात करते हैं, तो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बैंक का एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी के ऊपर, जिसमें लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, जिसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम सब चीजें शामिल होती हैं, उसे रखा गया 10% ऑफ कैपिटल फंड्स. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनबीएफसी, तो वो कितना 10% है. दैट इज एक्चुअली 10%, उसे रखा गया है 10% का. एंड फर्दर ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है ये 15% के ऊपर. अगर एडिशनल एक्सपोजर आपने देना है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसे 15% का हम कर सकते हैं. देन इट कैन बी अप टू 15%, राइट. लेकिन अभी गाइडलाइंस हो गई हुई हैं अपडेट, तो अपडेटेड गाइडलाइंस को याद रखना जरूरी है. एंड लेटेस्ट जो मास्टर सर्कुलर आया था अप्रैल 2025 में, उसके हिसाब से जो बैंक एक्सपोजर है सिंगल एनबीएफसी के ऊपर, जिसमें गोल्ड लोन कंपनी शामिल नहीं है, दैट इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 20%. ये 20% हो चुका है फॉर द सिंगल एनबीएफसी, राइट. सो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्क करेंगे. सो आंसर विल बी व्हाट? 25% फॉर द group and 20% for the single NBFC. So option B will be the correct answer. Now let's move toward the question number 6, which is related to the types of collaterals. तो bank grants a loan against document of title to goods, specifically a warehouse receipt. The borrower pledges this receipt with the bank. It is later discovered that the person who originally deposited the goods and obtained the warehouse receipt had a defective title to them. What is the legal standing of the bank's title to the goods as a transferee of the particular document? So what will be the position of the bank? See, सबसे पहले हम नेचर को समझते हैं वेयर हाउस रिसीट की. तो वेयर हाउस रिसीट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. सो ये रिसीट अलाउ करती है कि ऑनरशिप जो होती है गुड्स की उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एंडोर्समेंट के साथ या फिर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ. ये चीज होती है, ठीक है. अब बोरर का प्लेज का चार्ज क्रिएट किया गया. बोरर ने प्लेज कर दिया वेयर हाउस रिसीट को बैंक के साथ. अब ऐसा करते हुए बैंक के पास अधिकार आ गया प्लेजी ऑफ गुड्स के रूप में, एंड फर्दर जो रिप्रेजेंट हुआ बाय द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये प्लेज का चार्ज क्रिएट हो गया, वैलिड प्लेज का चार्ज. अब प्रॉब्लम ये है कि डिफेक्टिव टाइटल था ओरिजिनल डिपॉजिटर का. अब अगर जो डिपॉजिटर ऑफ गुड्स था उसके पास कोई वैलिड ओनरशिप थी ही नहीं कि गुड्स जो थी चोरी की थी या कुछ था, ठीक है, उसके केस में वेयरएज रिसीट जो उसने ऑब्टेन की है
वो बेसिकली जेन्युइन ओनरशिप राइट उसको नहीं देती एंड डेफिनेटली वो उसके साथ एक बेटर टाइटल आगे नहीं दे सकता। सो जनरल रूल कहता है अंडर द नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट डेट कोई भी पर्सन जो है नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ड का यूज किया डेट इज नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि जो आपके पास है ही नहीं, राइट, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, यानी कि जो आपके पास चार्ज था ही नहीं वो आप आगे कैसे दे सकते हो। एग्जाम्पल इसको यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग द ओरिजिनल डिपॉजिटर, हेयर वी आर हैविंग द पर्सन जिसके पास रिसीट है, एंड हेयर वी आर हैविंग द बैंक, राइट। अब यहां पर था ओरिजिनल डिपॉजिटर जिसके पास ये स्टोलन गुड्स थी और इसने ये स्टोलन गुड्स को रख दिया एक वेयर हाउस में, इसने वेयर हाउस में इन स्टोलन गुड्स को रख दिया हुआ है, ये केस यहां पर है। अब ये मिल गई है आगे पर्सन ए को जो कि यहाँ पर बोरोर है और यहाँ पर है बैंक, ठीक है। ये वेयर हाउस रिसीट यहाँ पर इसके पास थी और इसने वेयर हाउस रिसीट इसको दे दी, इसने बैंक के पास प्लेज का चार्ज क्रिएट करवा दिया एंड नाउ द बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ द प्लेजी, राइट। लेकिन अब इसका टाइटल जो था वो डिफॉल्टेड है, ये बेसिकली डिफेक्टिव टाइटल है, राइट। सो बैंक एज ट्रांसफरी ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल, बैंक के पास वैलिड ओनरशिप ऑफ गुड्स नहीं आई। इवन दो बैंक ने गुड फेथ में एक्ट किया है, लेकिन अभी भी बैंक के पास राइट्स नहीं है जो कि ट्रू ओनर के राइट से ज्यादा हो। अब इसका ट्रू ओनर तो कोई है, लेट्स से ट्रू ओनर इज दिस पर्सन, पर्सन सी जो है वो ओनर है, एक्चुअल पर्सन है, ट्रू ओनर है वो यहाँ पर, राइट। तो उसके पास जो राइट है वो डेफिनेटली सुपीरियर राइट्स अवेलेबल रहेंगे। सो ट्रू ओनर जो है वो गुड्स को वापस ले सकता है एंड बैंक का जो चार्ज होगा वो फेल हो जाएगा, राइट। दैट इज अ केस। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द बैंक एक्वायर्स अ परफेक्ट एंड बेटर टाइटल टू द गुड्स बिकॉज इट इज अ बोनाफाइड प्लेजी फॉर वैल्यू। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ठीक है। देखो ट्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली बेटर टाइटल ऑफर नहीं करते हैं आगे, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, द बैंक्स टाइटल इज प्रोटेक्टेड ओनली इफ द वेयरहाउस रिसीट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर बैंक का टाइटल सिर्फ तभी प्रोटेक्टेड रहेगा अगर वेयरहाउस रिसीट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो ट्रांसफरेबिलिटी एक फीचर होती है, ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। जैसे चेक या प्रोमिसरी नोट होते हैं वैसे नहीं होते हैं, जो होल्डर को या होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक बेटर टाइटल देते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में तो एक बेटर टाइटल मिल जाता है, लेकिन वेयरहाउस रिसीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं देता। बैंक के यहाँ पर देखे तो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट से सोचे, लेकिन वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। Third, it says the bank will not get a better title, right, for the transferor, and definitely, therefore, the bank's claim is also subject to the defective title. Absolutely true. बिल्कुल सही है। So option C is the correct answer. Option C जो है वो बिल्कुल correct answer है। ठीक है जी। Now let's move toward the question number 7. A borrower creates a charge on his book debts in favor of the bank. एक बोरर जो है वो चार्ज क्रिएट कर देता है अपनी बुक डेट्स के ऊपर इन फेवर ऑफ द बैंक। द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड साइंड बट द बैंक निग्लेक्ट्स टू सर्व अ फॉर्मल नोटिस टू द बोरोज डेप्टर, लेकिन फॉर्मल नोटिस नहीं देता। द डेटर्स डू नॉट प्रोवाइड अ कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंस इन लीगल टर्म्स, हाउ वुड दिस असाइनमेंट बी क्लासिफाइड एंड व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बताना है। देखो असाइनमेंट ऑफ डेब्ट्स का सिंपल सा रूल जो होता है, डेट्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 130, ठीक है, कि एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं लाइक बुक डेब्ट्स हैं उनको असाइन किया जा सकता है एक रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कि ट्रांसफर के द्वारा असाइंड होएगा। अब लीगल बनाने के लिए असाइनमेंट को नोटिस जो होता है डेप्टर को देना जरूरी होता है, सो कि वो पैसा डायरेक्टली असाइनी को पे करे। सो हेयर इज अ सिनेरियो, यहां पर है बोरोर, हेयर वी आर हैविंग द बोरोर, हेयर वी आर हैविंग द लेंडर दैट इज अ बैंक इज हेयर, एंड फर्दर यहां पर हमारे पास है लेट्स से डेटर, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली बोरोर है जिसने पैसे लेने हैं, एंड ये बोरोर का डेटर है जिसने पैसे जो देने थे वो बोरोर को देने थे। बोरोर ने इनके असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट कर दिया है इन फेवर ऑफ द बैंक, लेकिन बैंक ने आगे इनको नोटिस जो है वो नहीं दिया, ना ही इनसे बैलेंस कंफर्म किया। अब उसके केस में अगर डेटर पे करेगा तो वो तो डायरेक्टली बोरोर को पे कर देगा एंड बैंक को तो पे करेगा नहीं वो, तो वो चीज यहाँ पर खराब हो जाती है। अगर नोटिस नहीं दिया गया, असाइनमेंट तो अभी भी वैलिड रहेगी,
असाइनर एंड असाइने के बीच में। अब यहां पर असाइनर पर्सन कौन है? असाइनर है ये पर्सन, राइट? एंड बैंक जो है वो है असाइनी, दैट इज द असाइनी, ठीक है? अब इनके बीच में तो वैलिड रहेगी, लेकिन इन पर्सन के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगी, नॉट अ बाइंडिंग ऑन द डेटर इन दैट सिनेरियो, ठीक है जी? विच इज क्लियर होगी है? तो एग्रीमेंट तो राइटिंग में है, साइंड है, बिल्कुल सही है, असाइनमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन बैंक ने नोटिस सर्व नहीं किया, तो डेटर ने बैलेंस कंफर्म नहीं किया, तो वो वैलिडली अभी भी किसको पे कर सकते हैं? बोरोर को पे कर सकते हैं, एंड ऐसी पेमेंट जो है वो डेफिनेटली डिस्चार्ज करेगी लाइबिलिटी को, उनके ठीक है, उनकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करेगी। एंड ऐसी असाइनमेंट को हम क्या कहते हैं? वी से सच काइंड ऑफ असाइनमेंट टू बी अ इक्विटेबल असाइनमेंट। क्या कहते हैं? इक्विटेबल असाइनमेंट होती है विच इज अ बाइंडिंग बिटवीन दीज टू पर्सन, यानी कि इन दोनों पर्सन के बीच में तो बाइंडिंग है, लेकिन ये पर्सन बाउंड नहीं है कि ये पे करेगा, एनफोर्सेबल नहीं है अगेंस्ट द डेटर्स अंटिल उनको नोटिस दिया जाएगा। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा कि जो असाइनी है, बैंक है, उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता रिकवरी का कि वो डेटर से रिकवरी कर पाएंगे जब तक वो नोटिस नहीं देते। डेटर्स गुड फेथ में वो बोरोर को पे कर सकते हैं, एंड वो जो पेमेंट की जाएंगी डेटर्स के द्वारा उनको वैलिड डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी? ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ लीगल असाइनमेंट, तो क्या है? एक लीगल असाइनमेंट है? नो, दिस इज अ केस ऑफ द इक्विटेबल असाइनमेंट। लीगल असाइनमेंट के केस में क्या होता है? असाइनर इन्फॉर्म करता है डेटर को राइटिंग में, ठीक है? तो ये तो केस नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट वॉइड असाइनमेंट, तो वॉइड असाइनमेंट बेसिकली क्या होती है? असाइनमेंट इज नॉट वॉइड बिटवीन द असाइनर एंड असाइनी, ठीक है? वो तो वैलिड, अगर वैलिड ना हो तो उसको वॉइड असाइनमेंट कहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ द equitable assignment. This is a case of the equitable assignment, as I told you. So that is a correct answer. ठीक है जी? So that will be all related to this particular video. I hope that you must have understood the concepts. So अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट हम भी आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर आते रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन वीडियोस रिलेटेड, डू सिंपली डाउनलोड द एप्लीकेशन। आपको लिंक टॉप लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, iibf.info/app के ऊपर, वेयर विल बी फाइंडिंग ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।